एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है बच्चा बाड़ी आपके? गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। आओ जी आओ। मैं जी बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बहुत ही बढ़िया। अरे नई नई पुरानी टी शर्ट है, राउंड नेक चलती थी ना पहले। मैं जी बहुत बढ़िया रंगीन भाई, आप सुनाओ, मुझे आ रहे जीवन के। हाँ बस ये तो ठीक है, कॉलर वाली टी शर्ट मंगवानी पड़ेगी। और सही बात रख रहा हूँ, खुश रहो जी, खुश रहो। अरे भाई चला जाएगा ये बेचारा, गर्मी गर्मी। मौजे में जी, मौजे में। चलो बच्चों, कॉल करते हैं। बाबा जी कितने लेट आएंगे आज? 5 मिनट, 10 मिनट आएंगे नहीं, आधा घंटा। कौन है ये? माउंटेन ड्यू। देखो हम भाई, ऑडिट होती है दो तरह की। छोटी कंपनी की ऑडिट होती है साल खत्म जाने के बाद, उसे कहते हैं फाइनल ऑडिट। 31 मार्च खत्म हुआ, अप्रैल मई में होती है। और जो साल के बीच में होती है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस ऑडिट। 56 प्रिंटिंग में 1-2 दिन में आ जाएगा। 56 प्रिंटिंग में है, 1-2 दिन में आ जाएगा। 44 कल प्रिंटिंग में जाएगा। मतलब मैं तो इसलिए चाह रहा हूँ कि 56-44 को साथ में ही रेडी करवाते हैं। जिसको साथ लेना हो उसकी शिपिंग बच जाएगी, तो कॉम्बो में कम कर देंगे काफी। गोली मार रहे हैं, आउट। नहीं ये ठीक है, अभी तो बुक ऐड हो रही थी। डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम में 5 पॉइंट ऑडिट प्लानिंग बता दो। भाई 5वां पॉइंट थोड़ा सिंपल है। कह रहा है पिछले साल की ऑडिट कंप्लीट होगी तो इस साल की प्लानिंग शुरू हो जाएगी, और प्लानिंग शुरू होगी तो प्रोग्राम पिछले साल भी रहा होगा। प्रोग्राम को एक बार देख लो कि मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं, मॉडिफाई करने की जरूरत है या नहीं। मैंने कहा लगा, खुद ही उधर चिल्ला रहे थे। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल लॉ। नहीं, कंट्रोल लॉ उससे पहले पढ़ेंगे रिस्क। मजा आएंगे। कितना नंबर चैप्टर? बच्चे बच्चे का फेवरेट क्वेश्चन क्या है? चैप्टर बेसिक बाद में बताओ, चैप्टर के बारे में बाद में बताओ। पहले तो वेटेज कितना है उस हिसाब से मन लगाएंगे। सही बात। देखो जी, वेटेज की बात करिए तो नवंबर 20 में यहां से आ गए 4-4, 3-3 नंबर के 3-4 क्वेश्चन। तो कोई भरोसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी सपोर्टिव, कोई भरोसा नहीं है जी कि एक क्वेश्चन आए, 2 आए, 3 आए कि 4 आए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो लगने ही लगने हैं, प्लस एमसीक्यू 100% लगना है, प्लस एक आधा इनकरेक्ट लग सकता है। एमसीक्यू तो 2-3 लगने हैं यहां से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। समय लगेगा, समय लगेगा, समय लगेगा। मान के चलें आप, इंटरनल कंट्रोल आज स्टार्ट होगा, समय लगेगा। कोई नहीं कोई नहीं, 3 लेक्चर तो कम से कम 3 लेक्चर तो कम से कम। ठीक है, आओ जी। देखो कोई उसे नहीं बोलेगा डामाडोल, निपटा देंगे सबको भी, कैसा भी आए। ठीक है, चलो संडे को भी लेना क्लास। क्या हो गया, पुरुष की नजरें? चलो क्या, कोई नहीं। अरे अचित भाई कहाँ जाएंगे आप इग्नोर करके? चलो शुरू करें फिर। भाई मंडे की जगह ना कल शेड्यूल हो गई है, तो कल क्लास होगी, मंडे नहीं होगी। ठीक है, आप भी मौज काटो। कल को ज्यादा क्लास होगी नहीं तो ऑडिट पढ़ लेना, मंडे को ज्यादा क्लास होगी तो छुट्टी ले लेना, ये भी ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ नलायक रोहन, सुधर जा, देश निकाला मिल जाएगा। और हर दिन मंडे, सही बात। आज हम पढ़ेंगे ऑडिट रिस्क। इंटरनल कंट्रोल की बात इसके बाद होगी, लेकिन ऑडिट रिस्क में करीब करीब मान के चलिए समय लगेगा। ठीक है, और पूरा समझने की कहानी लिखेंगे बाद में, पहले समझेंगे। अरे ब्लैक से बोल हो गया यार मैं, बहुत हो गया ब्लैक। ठीक है, चलिए सुने बच्चों, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? देखो एक बात मैं आपको कहता हूं, 2 चीजें होती है बच्चे। एक होती है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, वो होता है ओपिनियन देना। हाँ भैया, ओपिनियन देना। सर अगर ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे सकता है, अगर ऑडिटर एक गलत ओपिनियन दे सकता है, एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, ऑडिटर अगर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है तो आप मानेंगे देयर विल बी ऑडिट रिस्क। क्योंकि बात समझो ना यार, ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो गया। जब ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो गया, जब आपकी ओपिनियन गलत आएगी तो देयर विल बी ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन ये भी सब समझना है, लिखना है कुछ भी नहीं होता। जैसे कभी निकल के ना, बिल्कुल समझ लिया आराम से, ऐसे यहां पे अपना मोटिव रहेगा, समझेंगे कहां जरूरी होगा लिख भी लेंगे, हार्ड एंड फास्ट रूल लिखेंगे। जब ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, व्हेन ऑडिटर कैन प्रोवाइड एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, ठीक है, देन ऑडिट रिस्क विल अराइज। वहां पे ऑडिट रिस्क अराइज होगा जब इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन होगी। सर ऑडिट रिस्क को ना हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ऑडिट रिस्क को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है इनहेरेंट रिस्क, एक होता है कंट्रोल रिस्क, और एक होता है डिटेक्शन रिस्क। ये जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए जानना जरूरी है। जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है आपके पूरे सिलेबस में वो है 315।
ये आपके ईआईएस में भी होगा, कितना है क्या मुझे पता नहीं है, ईआईएस में है, बच्चे बताते हैं यहाँ पर ये 315 ईआईएस का भी पार्ट है। ठीक है जी, सही कह रहा है, इसका नाम ऐसे रख दो। आपको पता है इस पूरे चैप्टर में ऐसे 315 ही पढ़ना है ज्यादातर, एक आध चीजों को छोड़कर, और आगे भी जब ऐसे पढ़ेंगे तब भी ऐसे 315 पढ़ेंगे। तो आप ये समझिए कि 315 में नहीं भी तो कम से कम 3-4 लेक्चर लग जाने हैं। ठीक है, 3 लेक्चर यहाँ और 1 लेक्चर वहाँ, तो 315 इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी रेलेवेंट। और ऐसा नहीं कि एक 315 से एक ही क्वेश्चन आएगा, भाई 3 क्वेश्चन जो भी आ सकता है, क्योंकि हम इसे चैप्टर मानते हैं यहाँ पे, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, जो अभी यहाँ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं दिस इज एज पर ऐसे 315। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मैं सेग्रीगेशन कर रहा हूँ उसको, चलो ऐसे नहीं करके समझा रहा हूँ। हाँ कह सकते हो, देखो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरेंट रिस्क। देखो जी, इनहेरेंट का मतलब क्या है? इनहेरेंट का मतलब है जो चीज इनहेरेंटली इन्वॉल्व है, व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड। सही बात है, जैसे आप चाहकर भी अलग नहीं कर सकते, वो है इनहेरेंट। इनहेरेंट व्हिच कांट बी सेपरेटेड। ठीक है, इनहेरेंट। सर कुछ रिस्क होते हैं इनहेरेंट रिस्क, ये ऑडिटर नहीं बनाता, ये मैनेजमेंट के कारण बनते हैं। एक बात बताओ, जिस कंपनी की आप ऑडिट करने के लिए गए वहां ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे हैं, कैश में। सर अगर कैश में ट्रांजैक्शन होंगे तो अल्टीमेटली रिस्क तो बढ़ेगा, रिस्क तो हाई रहेगा। मतलब नेचर, जैसे देखो कुछ बिजनेस ऐसे आप चाहकर भी कैश में होंगे, अब अगर लिक्विड बिक रही है तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होंगे। पानी पूरी, हाँ अभी ऑडिट करना है पानी पूरी की। ठीक है, तो ऐसे अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़े ऐसे एग्जांपल, शादी का बिजनेस है, मैं कहता हूँ शादी से ज्यादा ब्लैक मनी कहीं नहीं घुसती भाई साहब, इतनी ब्लैक मनी लगती पूछो मत शादी में। 1-2 करोड़ की शादी कर देते हैं लोग, तो यार शादी जो है, शादी जो है उसमें लग रही है ब्लैक मनी। ठीक है, उसमें लग रही है ब्लैक मनी। अब होता क्या है कि भाई पूरा पैसा कैश में आ रहा है, कैश में आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो सर जहां कैश आ रहा है वहां इनहेरेंट रिस्क होगा, देयर विल बी इनहेरेंट रिस्क। मतलब वो रिस्क है, कई सारे एग्जांपल आपको दूंगा। मैं कहता हूं दिस इज द, यू कैन से अ बिजनेस रिस्क। मतलब बिजनेस रिस्क कैसे कि वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है आपके क्लाइंट का कि वो रिस्क अपने आप बनेगा, आप चाहो भी तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्लाइंट कुछ भी कर लो सेलेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज द इनहेरेंट रिस्क। अब फॉर एग्जांपल जी कपड़े कपड़े लत्ते वाला काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डेड स्टॉक तो हो गई होगा, फैशन बदलता रहता है और डेड स्टॉक तो हो गई होगा। अब डेड स्टॉक हो तो इन्वेंटरी आपकी बेकार हो गई, अब क्या पता उस इन्वेंटरी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपका क्लाइंट, तो सर वो ना इनहेरेंट रिस्क है उस बिजनेस, मतलब वो वहां पे आप उसे चाहे भी तो दूर नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है जी, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब दूसरी तरफ आते हैं, जरा दूसरी तरफ कंट्रोल रिस्क। ये क्या होता है सर? कंट्रोल रिस्क तब होगा जब वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनेगा, जब इंटरनल कंट्रोल वीक होगा। मैं एक बात कहता हूं सर, ये रिस्क ना खत्म करना बहुत मुश्किल है सर, लेकिन एक अच्छा कंट्रोल बनाकर इसे जरूर कम कर सकते हैं आप। एक अच्छा कंट्रोल बनाकर इसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं आप। एक बात बताओ, इनकम्पिटेंट लोगों की भर्ती कर रहे हो, एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, एक ही पर्सन कैश कलेक्ट भी कर रहा है, वही कैश रिपोर्ट भी बना रहा है, वही कैश जमा भी कर रहा है, तो सर कंट्रोल तो वीक हो गया ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है नहीं, मॉनिटर करने वाला तो है नहीं, कोई मतलब कोई कंट्रोल नहीं है सर, कोई इन्वेंटरी को सेफगार्ड करने का कोई तरीका ही नहीं है, कस्टोडियन नहीं बैठा, कैश खुला पड़ा हुआ है, कोई मर्जी कोई टूल लेकर जा रहा है, कोई उठा के लेकर जा रहा है, कोई कभी रख रहा है, कोई आपके कैश में से पैसे निकाल रहा है, कुछ भी चल रहा है सर। तो ये क्या है, दिस इज वीक इंटरनल कंट्रोल, कोई कर लेगा, मस्करी चल रही है आपको। ठीक है ना, तो कंट्रोल रिस्क का मतलब क्या है? जब वीक इंटरनल कंट्रोल का समझना चाहिए, मतलब इसको मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को, क्योंकि समझ में आ गया ना रिस्क तो डन है, और इसके बाद समझ में नहीं आया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझा आपको, इसलिए अपन क्या बैठी चर्चा कर रहे हैं इस पे, लेकिन कुछ नहीं रहा हूं मैं सर, समझा रहा हूं। इनहेरेंट रिस्क वो है जो मैनेजमेंट की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व है, उसके नेचर ऑफ बिजनेस में इन्वॉल्व है, चाहता भी हो नहीं सकता, बट कंट्रोल रिस्क कैन बी अवॉइडेड, कंट्रोल रिस्क कैन बी अवॉइडेड। हम पता क्या बोलते हैं, अगर इन दोनों को जोड़कर देखो आप, मैं शॉर्ट में कहता हूं आईआरसीआर, तो इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है आरएमएम, इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है आरएमएम, आईआर मल्टीप्लाई बाय सीआर इक्वल टू आरएमएम। आपने कई बार पहले मुझसे सुना होगा आरएमएम, किसी बच्चे ने पूछा होगा आरएमएम, तो मैंने आपको थोड़ा जितना जरूरत उतना बता दिया, लेकिन बताया ऐसा नहीं, मैंने आपको मेरे स्टेटमेंट का मतलब भी बताया, लिखा भी होगा आपकी फिलॉसफी में, मटेरियल का मतलब भी बताया। आप थोड़ा रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्क की बात कर रहे हैं, रिस्क कब होगा ना, रिस्क ऑफ एमएम, रिस्क ऑफ एमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। आईआर मल्टीप्लाई बाय सीआर इज इक्वल टू आरएमएम, इज इक्वल टू आरएमएम। सर मतलब अकेला सीआर आरएमएम नहीं है, देखो ऐसा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट तब होगा जब आईआर भी होगा सीआर भी होगा। कई बार ऐसा होता है आईआर ज्यादा हो, सीआर ऐसा हो, कम हो, कुछ भी हो सकता है सर। आप बताओ, आप क्या कैश जबरदस्त है, जबरदस्त कैश के ट्रांजैक्शन है, तो आईआर हो गया, आईआर हो गया, लेकिन प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल है, प्रॉपर कैश काउंटिंग से लेकर कैश जमा हो रहा है डेली बेसिस पे, प्रॉपर डेली कैश रिपोर्ट बन रही है, सेग्रीगेशन ड्यूटी आपने किया हुआ है, तो कंट्रोल रिस्क कम हो गया यार। तो जरूरी नहीं कि आईआर बढ़ेगा तो सीआर भी बढ़ेगा, और जरूरी नहीं कि आईआर बढ़े तो सीआर कम रहे, कुछ भी हो सकता है, ये अपने अलग नेचर है, ये इनके अपने अलग नेचर है। ठीक है, मतलब इनके अपने अलग नेचर है, इतना जरूरी है। जब हम कहते हैं आरएमएम क्या है, तो आरएमएम मतलब आईआर मल्टीप्लाई सीआर इक्वल टू आरएमएम। अच्छा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऑडिटर इन रिस्क को बनाता नहीं है, इनका रचयिता तो मैनेजमेंट ही है, मैनेजमेंट इज द क्रिएटर ऑफ दीस टू रिस्क, इनको बनाने वाला तो मैनेजमेंट ही है सर। ऑडिटर से इनका असेसमेंट करता है, इनका असेसमेंट करता है, मैनेजमेंट फ्रेम दिस रिस्क एंड ऑडिटर असेस द रिस्क। मैनेजमेंट इसका रचयिता है और ऑडिटर इसका असेसर है, मतलब आप कह सकते हो असेसमेंट करेगा। ठीक है जी, एक बात बताओ, अगर आईआर हाई है और सीआर भी हाई है, चल रहा है ना सर चैट? तो चैट बंद होगी क्या? चैट भाई बताओ एक बार, क्लास क्या हुआ है? एक बार रिफ्रेश करता हूं, चलो
भैया डाउन था, मुझे लगा पूरा अकेडमी डाउन चेक किया, प्लेटफॉर्म पूरा डाउन है। अब ठीक है, तो क्या हुआ था वैसे जब मैं आपसे पूछ रहा था कि चैट चैट है या नहीं, तो फिर क्या था? तब चैट तो क्लास चल रही थी क्या? सही था, तो चैट चल रही थी, मुझे दिख नहीं रही थी। अच्छा, वो हुआ कुछ पूरा 5-3-4 मिनट के लिए सब डाउन हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं। फिर मैं फिर गया, मैंने दूसरा देखा, फिर फोन से देखा, सब में डाउन था। फिर हमने गाने गाए, बहुत मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्टर्ब हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं। अगर IRCR हाई है, IRCR हाई है तो RMM हाई होगा। एक बात बताओ मुझे, आपको पता है कि IRCR हाई है, ऑडिटर को पता है IRCR हाई है। दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूं, उमंग भाई पढ़ लिया है, रियल टाइम थोड़ा सब्र करो, सब बता रहा हूं, पूरा लेक्चर लग जाएगा इस पढ़ने में, पेशेंस रखिए, बहुत डेप्थ में जाना है इसमें। अगर IRCR हाई है तो RMM हाई है। बच्चे अगर RMM हाई है तो ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा हायर स्केल में। ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा हायर स्केल में। उसे डर रहेगा, उसे डर है कि यार गड़बड़ तो होगा, यहाँ पे रिस्क तो है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद है किसी को? वाउचिंग और वेरिफिकेशन करना। हाँ, वाउचिंग वेरिफिकेशन करना सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जिसमें हम फाइनेंशियल चेक करते हैं, बुक्स चेक करते हैं, ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर हायर स्केल में परफॉर्म करेगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर जब हायर होंगे ना बच्चे, तो डिटेक्शन रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। मतलब बताता हूं, सब्र करना, मैं बोल रहा हूं, इस लेक्चर में बहुत पेशेंस चाहिए। क्योंकि अगर IRCR लो हुआ तो RMM लो हो जाएगा। अगर IRCR लो तो RMM लो है, उससे क्या होता है, ऑडिटर सुपर कॉन्फिडेंस हो जाता है उसको कि यार सब तो ठीक है यार, प्रॉपर सेलिब्रेशन ऑफ ड्यूटी एकदम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेहतरीन, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। IRCR कम है तो RMM भी कम होगा, ऑडिटर को हो जाता है कॉन्फिडेंस। जब ऑडिटर कॉन्फिडेंस ज्यादा ऑब्टेन कर लेता है ना बच्चे, तब वो क्या करता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करता है। अरे यार चलो काम कर, ज्यादा ट्रांजैक्शन चेक कर, पड़ी ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा वेरिफिकेशन कर, ठीक है यार कंट्रोल बढ़िया, थोड़ा कंट्रोल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप चीजों को कम चेक करोगे तो सर डिटेक्शन रिस्क हाई हो जाएगा। डिटेक्शन रिस्क का मतलब है वो रिस्क जिसका रचयिता ऑडिटर है। जब ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करेगा तो डिटेक्शन, नाम देखो, नाम सब कुछ नाम में लिखा है भाई, डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। डिटेक्शन रिस्क, अब आपके घर वाले आप पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, इसीलिए फोन बहुत कम चेक करते हैं, वहां भी डिटेक्शन रिस्क है, वहां भी डिटेक्शन रिस्क है। तो ऑडिटर के साथ भी यही है। ऑडिटर को जब कंट्रोल पे जब पूरा भरोसा होगा तो ऑडिटर सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम परफॉर्म करेगा। बच्चों कम कार्य ठीक है, कम परफॉर्म करेगा, और जब सब्सटेंटिव कम परफॉर्म करेगा तो कम प्रोसीजर के कारण डिटेक्शन रिस्क हो सकता है। डिटेक्शन रिस्क का मतलब है क्या पता आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर किसी MM को पकड़ ही नहीं पाए, क्या पता कोई MM आपके कवरेज से बाहर चला गया क्योंकि आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही कम परफॉर्म किए थे, क्योंकि सब्सटेंटिव कम थे, इसीलिए वहां पर आपका जो रिस्क है डिटेक्शन रिस्क हो जाएगा, क्योंकि आप चीजों को पकड़ नहीं पाओगे। इन दोनों का रचयिता मैनेजमेंट है, इसका रचयिता ऑडिटर है। कह रहे अगर DR हाई होगा तो RMM भी तो हाई होगा। लाला ओ लाला, उल्टा मत चल लेना, एक सीक्वेंस होती है। पहले सुनो, पहले ये चेक करते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर, कंप्लायंस से पता करते हैं इंटरनल कंट्रोल कैसा है, और इंटरनल कंट्रोल बेसिस पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे भाई आज। बस एक ही बात कह रहा हूं, पेशेंस रखिए। जो डाउट बन रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, जो नहीं, हाँ जो बन सकता है वो भी, और जो बन भी नहीं सकता वो भी। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल से RMM ज्यादा हो सकता है। क्या बोल रहे हो आप? अगर स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल हुआ तो कंट्रोल रिस्क तो कम हो गया ना। जब कंट्रोल रिस्क कम हो गया तो मेरे भाई, कंट्रोल रिस्क अगर कम हो गया तो RMM भी तो कम हो जाएगा। अब क्या है, या तो मैं अपने तरीके से पढ़ा दूं या मैं आप लोग के डाउट ही सॉल्व कर दूं, तो तरीका गलत हो जाएगा ना। तो मैं मतलब अब बोल रहा हूं कि मत करो यार, एक सीक्वेंस को मत बिगाड़ो, ठीक है। चलिए डन। भैया 3 तरह के रिस्क है। IR, मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूं, अचानक से सीधे लैंग्वेज यूज करूंगा ना, दिमाग के दो पे खुल जाएंगे। IR, CR, DR। IR मतलब वो रिस्क जो कहीं ना कहीं MM पैदा कर सकता है, हम इसे कई बार कहते हैं वो रिस्क जहां पे डाउट है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। देयर कैन बी मटेरियल स्टेटमेंट, मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल कैश का यूज ज्यादा कर रहे हो तो हो सकता है कि ये कैश में कुछ ना कुछ हेराफेरी कर दे, और अगर कैश में हेराफेरी हुई, बुक्स खराब होंगी, अल्टीमेटली बुक्स खराब होना है उसके तो। लेकिन कंट्रोल रिस्क थोड़ा अलग है। कंट्रोल रिस्क अगर होता है वीक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से, मैं हमेशा कहता हूं इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग हुआ तो कंट्रोल रिस्क कैन बी अवॉइडेड, कैन बी रिड्यूस्ड। और डिटेक्शन रिस्क का जो देन है वो ऑडिटर के कारण है। ऑडिटर ही डिटेक्शन रिस्क को क्रिएट करने वाला है, वही डिटेक्शन रिस्क को क्रिएट करता है। जितने अच्छे सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, जितने हेल्दी, DR उतना ही कम होगा। कई बार पता है क्या इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, कई बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ DR एंड कंबाइंड असेसमेंट ऑफ IR एंड CR। हम बोलते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स। जब IRCR हाई होगा, ऑडिटर सब्सटेंटिव हायर स्केल में परफॉर्म करेगा, और जब सब्सटेंटिव हायर स्केल में परफॉर्म करेगा तो DR अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम कम। ठीक उल्टा, अगर IRCR लो है, ऑडिटर ठीक है यार कुछ बढ़िया, रिस्क एकदम कम है, थोड़ा सब्सटेंटिव कम भी परफॉर्म करो तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने सब्सटेंटिव कम परफॉर्म करो कंपैरेटिवली DR का क्या हो जाएगा, हाई। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, आपको एक बात और बताता हूं, सुनिए। कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर में हम क्या चेक करते हैं,
कंप्लायंस प्रोसीजर में हम चेक करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और यहां हम चेक करते हैं वी एग्जामिन द ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस। मैं एक बात बताऊं आपको बच्चों कि कंप्लायंस प्रोसीजर की जहां तक बात है, जैसा इसका रिजल्ट होगा वैसा वैसा जैसा इसका परिणाम होगा वैसा ही सब्सटेंटिव की रूपरेखा होगी। मतलब जैसा रिजल्ट होगा कंप्लायंस का वैसा ही सब्सटेंटिव का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट होगी, एनटीई ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, देखो थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले सुनना मेरी बात ध्यान से। एक बात बताओ, अगर कंप्लायंस प्रोसीजर से पता लगा इंटरनल कंट्रोल वीक है, इफ इंटरनल कंट्रोल इज वीक, मेरे को एक बात बताओ, सिर्फ इंटरनल एविडेंस से काम चलेगा क्या? आपको पता है कंट्रोल वीक है, तब भी मैनेजमेंट से पूछे जा रहे सर आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हुआ तो हो सकता है कि इंटरनल एविडेंसेस भी आपको काम दे सके। ठीक यही कहानी टाइमिंग के साथ है, ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको, तब मैं अपने आप को थोड़ा रोक रहा था कि मैं आपको ज्यादा ना बताऊं कि आज ज्यादा बता रहा था। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो भाई साहब सेल और परचेज के ट्रांजैक्शन 31 मार्च को ही चेक होंगे, इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन 31 मार्च को ही होगा ऑन द बैलेंस शीट डेट। और अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो नियर बाय डेट में कभी भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात बताओ, सबसे सिंपल पॉइंट एक्सटेंट का है। इंटरनल कंट्रोल जितना वीक होगा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग उतनी हाई होगी। वाउचिंग उतनी हाई करोगे, सैंपलिंग उतनी कम करोगे, सारा ट्रांजैक्शन चेक करोगे, सारा ट्रांजैक्शन चेक करोगे। ठीक उल्टी कहानी होगी, द इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रांग द एक्सटेंट विल बी कंपैरेटिवली लोअर। मैं फिर बोल रहा हूं, ये लाइन ध्यान रखना, कंप्लायंस का परिणाम सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करेगी। जैसा रिजल्ट होगा कंप्लायंस का वैसा ही सब्सटेंटिव का नेचर, टाइम और एक्सटेंट होगा। तो हमेशा ना पहले हम कंप्लायंस प्रोसीजर ही परफॉर्म करेंगे। ये मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहले से बोला हुआ कंप्यूटर के बाद कि सबसे पहले कंप्लायंस के बाद हम सब्सटेंटिव परफॉर्म करेंगे। तो कंप्लायंस देन सब्सटेंटिव, यही दो प्रोसीजर्स आपको पता है, यही दो प्रोसीजर्स ऑडिट में, एक कंप्लायंस एक सब्सटेंटिव, एक कंप्लायंस एक सब्सटेंटिव। ठीक है ना? कंप्लायंस का परिणाम ही सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करेगा। रूपरेखा मतलब नेचर, टाइम और एक्सटेंट, नेचर, टाइम और एक्सटेंट। अब एक बात बताओ, ये कंप्लायंस का तो परिणाम था, तभी सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय की, और सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करेगी डीआर। जैसा सब्सटेंटिव वैसा डीआर, जैसा सब्सटेंटिव वैसा डीआर। ठीक है? जैसा कंट्रोल वैसा आईआरसीआर, जैसा आईआरसीआर वैसा सब्सटेंटिव, जैसा सब्सटेंटिव वैसा डीआर। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है जी? मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं। एक बात बताइए मुझे, आप कहीं ऑडिट करने के लिए गए, ठीक है, उन्होंने ना बड़े प्रीशियस आइटम्स रखे हुए हैं, बड़े प्रीशियस आइटम्स रखे हुए हैं, डायमंड है, गोल्ड है सर, या बहुत महंगी वॉचेस हैं, ठीक है, आईआर विल बी हाई, आईआर विल बी हाई। समझ रहे बात? हो सकता है एम्प्लॉय एक आध डायमंड का टुकड़ा जेब में लेके निकल जाए, सर रिस्क तो रहेगा, रिस्क तो रहेगा। हो सकता है सुन लो पूरी बात, हो सकता है उसको रोकने के लिए आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए, हो सकता है उसको रोकने के लिए आपको भी देखना किसी स्टोर में, बाजार में कहीं पर भी, जब कोई एम्प्लॉय बाहर निकलता है ना तो उसे एक बार चेक करता है सिक्योरिटी गार्ड, एम्प्लॉय के बाहर निकलने पर। ठीक है ना? ठीक है, तो आपको पता है प्रीशियस आइटम्स हैं, आपको पता है गोल्ड है, आपको पता है महंगी वॉचेस है, आपको पता है इसमें लोचा हो सकता है, तो आप ना क्या करोगे, आपने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, आपने ना डिटेक्टर लगा दिए। इससे क्या कर रहे हो आप, मैं आपको बताता हूं, इससे आप आईआर कम कर रहे हो, इससे आप आईआर कम कर रहे हो, आईआर कम कर रहे हो। लेकिन सर सीआर ना फिर भी रह सकता है, सुन तो लो मेरी बात, सीआर फिर भी रह सकता है। कैसे? क्या पता सारे एम्प्लॉयज मिली मदद कर ले, जो सीसीटीवी में बैठा है वो भी, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी, और जो चोरी करके निकल रहा है वो भी। सर इंटरनल कंट्रोल की सबसे बड़ी कमी यही है, इंटरनल कंट्रोल की सबसे बड़ी कमी यही है, और ये इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन है कि अगर एम्प्लॉय ने कॉल्यूजन कर लिया, मिली भगत कर ली, तो भाई साहब खेल हो जाएगा। आप कितना भी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर मेरे फॉर एग्जांपल 6 स्टाफ बैठे और मैंने इंटरनल कंट्रोल सॉलिड कर लिया, तो सर मैं कितना भी सॉलिड कर लूंगा, 6 के 6 मिल गए, मैंने सैलिएशन ड्यूटी किया, ये करेगा, दूसरा ये करेगा, 6 के 6 मिल गए तो हो गया, कहानी फिर कहानी जाएगी। तो आपने ना मेटल डिटेक्टर लगाकर, आपने ना वो सीसीटीवी कैमरे लगाकर आईआर तो कम करना चाह रहा है, लेकिन हो सकता है फिर भी सीआर मेंटेन हो। ठीक है, फिर भी सीआर मेंटेन हो। तो मतलब मैं जनरली आपको बोलूं तो मैं कॉमन पार्लांस में कह रहा हूं जनरली, कि भाई लोग कहते हैं आईआर सीआर में डिफरेंस नहीं है, मैं कहता हूं सब बड़ा डिफरेंस है आईआर सीआर में। समझने की बात है, अगर आप आईआर सीआर को देखिए तो समझने की बात है कि आईआर क्या है सर, आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, उससे आईआर बन रहा है। आप आईआर को थोड़ा कम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते। लेकिन कंट्रोल रिस्क क्या है, कंट्रोल से बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा आईआर कम हो गया सीआर अपने आप कम होगा, और आईआर बढ़ा हुआ सीआर अपने आप बढ़ जाएगा। अगर ये सब दोनों एक ही होते तो हम दो नाम क्यों लेते? अगर दोनों एक ही होते तो हम दो नाम क्यों लेते? अब आईआर बढ़ा है या ये कम हुआ है या सीआर बढ़ा है, ये जो भी कम बढ़ा है इन दोनों को मिला के आरएम बनेगा। ठीक है ना? तो आईआर सीआर इंडिविजुअली अलग है, लेकिन साथ मिलाकर देखें तो आरएम, आरएम। ठीक है, थोड़ा सा एक दो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, और भी दो तीन चीजें बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक बार एक दो एग्जांपल दिखाता हूं आपको। आरएम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट,
XYZ बिजनेस कर रहा है, वैरायटी ऑफ आइटम, रेडीमेड गारमेंट, सीजन शू, गिफ्ट आइटम, वॉचेस, सिक्योरिटी टैग लगे हुए हैं सर, और फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं इन्वेंटरी रिपोर्ट का मंथली बेसिस पे। बहुत बढ़िया बात है, सब पे सिक्योरिटी टैग लगे हुए हैं। बताइए सर, सुनना, सिक्योरिटी टैग लगाकर आप IR कम तो कर सकते हैं सर, लेकिन एक बात बताओ, CR भी कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉय मिल गया तो देयर विल बी स्टिल रिस्क। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि CR जीरो हो गया, हम ये तो नहीं कह सकते कि CR जीरो हो गया। और दूसरी एक और बात बताता हूं, जो इन्वेंटरी रिकॉर्ड आपने बनाए हैं, क्या जरूरी है वो सही हो? जो इन्वेंटरी रूम में आदमी बैठा वो भी आपका ही आदमी हो? मैं आपको एक बात बताता हूं, आप ये समझें कि रिस्क तो रहेगा, रिस्क का रिडक्शन कर सकते हैं, रिस्क तो रहेगा, बिल्कुल वही कह रहा हूं शेख में, रिस्क तो रहेगा। इसीलिए ना हम कई बार पता है क्या कहते हैं, एक लाइन हम कहते हैं, सुनना, तो हम एक लाइन कहते हैं कि ऑडिट रिस्क, चलो तो मैं कंपोनेंट पढ़ा रहा हूं आपको, दीज आर द कंपोनेंट्स, ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो। मैं इसके आपको दो बातें बताता हूं, पूछो क्यों? भाई ये तो जीरो होने से रहा, ये मैंने आपको बता दिया, ये तो बिजनेस का नेचर है, कुछ भी कर ले ये तो जीरो होने से रहा। यहां मिली भगत हमेशा एम्प्लॉय कर सकता है, ये भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं कर पाएंगे, अवॉइड कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, इट कैन नॉट रिड्यूस टू जीरो। और सैंपलिंग तो करोगे करोगे, इसलिए ये भी जीरो नहीं होगा। सैंपलिंग तो आप करोगे तो ये भी जीरो नहीं होगा ना भाई। एक बात बताओ, 100% ट्रांजैक्शन चेक किए नहीं तो डीआर विल ऑलवेज बी देयर, राइट? हम 100% ट्रांजैक्शन चेक करते ही नहीं तो डीआर तो हमेशा रहता ही है ना यार, ठीक है? तो ये जीरो नहीं हो सकते, मैं आपको ये बात कभी भी रटवा नहीं रहा हूं, है ना? हमने ये बात को एक तरीके से समझा है कि जीरो कैसे नहीं हो सकता, इट कैन नॉट रिड्यूस टू जीरो, क्योंकि सबके अपने अपने फैक्टर्स हैं, सबके अपने अपने रीजंस हैं, चाहे इसका नेचर ऑफ बिजनेस हो, चाहे एम्प्लॉय की मिलीभगत हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे सैंपलिंग हो, सर जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब एक बात और सुनो, क्योंकि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता, क्योंकि ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, इसीलिए ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो, ठीक है ना? मैं दो लाइन लिख रहा हूं, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन absolute assurance as to whether FS are free from MM. FS are free from MM. But auditor can obtain reasonable assurance. Reasonable assurance. इसीलिए पता है हम क्या बोलते हैं, लाइन सुनना, ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो, however it can be reduced to an appropriately low level. आप उसे जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम एप्रोप्रिएट लेवल तक तो गिरा दो, जहां पे ऑडिटर ये बोल सके कि हाँ मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूं, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल गया, मैं ये कह सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री एमएम से। तो सर ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू जीरो, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। उसे इस हद तक कम कर दो, एविडेंसेस ले लेकर, प्रोसीजर परफॉर्म कर करके उसे इस हद तक नीचे कर दो कि जहां आप बोल पाओगे हाँ जी मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है एफएसआर फ्री फ्रॉम एमएम और या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट टू एंड फेयर, ये आप बोल सके इस गारंटी के साथ कि हाँ भाई रीजनेबल एश्योरेंस है, 100% नहीं तो क्या वो रीजनेबल एश्योरेंस होगी, ठीक है ना? तो ऐसा कह सकते हैं अपन कि ऑडिट रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड to an appropriately low level on the basis of which he can conclude, on the basis of which he can obtain reasonable assurance. ठीक है, ये ना सारी कंसेप्चुअल कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे पहले भी ये तो आपको बुक मिल जाएगी, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई ये सारी कंसेप्चुअल कहानी है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, भटकोगे नहीं आप, अटकोगे नहीं बीच में, ठीक है? अब सुनो जरा, it can be reduced to zero, but it can be reduced to an appropriately low level on the basis of which he can obtain reasonable assurance, or he can state that financial statement free from memo or financial statement present true and fair, कुछ भी ठीक है, अपने रीजनेबल एश्योरेंस स्टेट दैट लिख देता हूं, आप कह रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एमएम, अरे तो ये लाइन कितनी बार आप लोग भी बोल सकते हो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक दो बातें बताता हूं, ठीक है? देखिए मैंने बहुत कुछ डाला हुआ है इसमें, अभी बहुत सारे एग्जांपल भी रखे हुए हैं। चलिए, आपको ऐसे सब टिप्स पे कैसे रहता है भैया? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, माता जी तो नहीं पूछते बच्चे कितना बढ़िया खाना रोज कैसे बना लेते हो, रोज का ही काम, ठीक है? बस उतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है? देखो अब सुनो, बहुत बढ़िया बच्चों, गाजर का हलवा बना रही है मम्मी आज, हाँ तो अभी गाजर के हलवे फोकस करेंगे, थोड़ी देर बाद भिजवा देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ा पढ़ो, ठीक है? इस तरीके से एग्जांपल उठा रहा हूं आपके लिए, देखो एक बार, पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एचटी एंड एसोसिएट्स अपॉइंट किया गया ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 की, ठीक है? रिस्क है कि ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, आप बताइए कौन सा रिस्क की बात कर रहे हैं, पूछ लो। पार्टनरशिप फर्म ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुई है, रिस्क है कि वो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकती है, भैया ऑडिट रिस्क है और क्या, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, देख रहे हो? कई बार इतनी डेप्थ में पढ़ लेते हैं कि इजी क्वेश्चन, अरे यार ये क्या पूछ लिया,
इतनी डेप्थ में पढ़ लेते हैं कि सोचते हैं ये क्या, ये इनहेरेंट भाई कंट्रोल है। दूसरा भाई डीआर डीआर डीआर, भाई डीआर का मतलब पता है क्या, दिमाग में छाप लेना। अगर ऑडिटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर एमएम को डिटेक्ट करने में फेल हो गए तो डीआर है। क्या बोले सर? ऑडिटर के सब्सटेंटिव, अरे बच्चों, ऑडिटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ऑडिटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर अगर एमएम को डिटेक्ट करने में फेल हो गए तो डीआर है। ठीक है? अरे जसनीत यार पढ़ाई करोगी, देखो अब आप भी चला रहे हो, मैं देख देख कर देखो। हाँ, ये मस्ती कम करो ना यार। ऑडिटर जब इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे सकता है, अच्छा, तो आप मानेंगे वो ऑडिटर होगा। 3 कंपोनेंट है, 3, एक है आईआर, दूसरा है सीआर, तीसरा है डीआर। ठीक है जी? अब देखो फटाफट से, बहुत कुछ पढ़ाया मैंने आपको, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है? कह रहा है जी डीआर कब होगा? कह रहे देखो यार, ऑडिटर को ना ऑडिटर्स को कम करना है एक्सेप्टेबली, मैं कहता हूं एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक, एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक। लेकिन सर एक बात ध्यान रखिए, एक रिस्क हमेशा रहेगा, एक रिस्क हमेशा रहेगा कि ऑडिटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर शायद एमएम को नहीं पकड़ पाए। ऑडिटर के सब्सटेंटिव प्रोसीजर शायद एमएम को नहीं पकड़ पाए। इन्होंने बहुत घुमा के रखा, सिंपल लिखेंगे कि देयर इज ऑलवेज बी रिस्क कि ऑडिटर के मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर फेल्स टू डिटेक्ट एमएम। ये पूरी कहानी बता रही है वहां की, ऑडिटर्स को कम करना है एप्रोप्रिएटली लो लेवल तक। ठीक है ना? हां, कह रहा है सपोज ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है और रिस्क कम करता है, लेकिन हमेशा तक रिस्क रहेगा कि ऑडिटर शायद हर स्टेटमेंट को ना पढ़ पाए। भैया सीधे रिलेटेड क्या चला जाता। और तो और एग्जांपल वर्ल्ड क्लास लेवल के देखिए, आंखें खुल जाएंगी आपकी। एबीसी लिमिटेड की ऑडिट करते हुए 2021 की ऑडिटर ने काफी प्रोसीजर परफॉर्म किया, ऑब्जर्वेशन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन में इंस्पेक्शन किया, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन सब कुछ किया, डेटा सेल परचेज सब कुछ किया, रिस्क को कम भी किया। लेकिन एक रिस्क तो हमेशा रहेगा कि ऑडिटर शायद एमएम ना पढ़ पाए, रिजेक्शन रिस्क। इनसे पूछो इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई? अगर कंसाइज निकाले ना, अगर कंसाइज निकाले ना तीनों कंसाइज, तो चीजें बड़ी कम हो जाती हैं सर। यहाँ वाली बहुत बात लिखते हैं ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखो, और बताऊं आपको। देख, ये है इनहेरेंट रिस्क, ये है कंट्रोल रिस्क। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं चेक करता हूं आपको थोड़ी देर पहले, बेटा थोड़ा ध्यान भी कंसंट्रेट करो, समेट रहे इन तीनों रिस्क को। ठीक है, ध्यान बहुत जरूरी है। जब आप आईआर देखते हैं ना, तो आप सीआर को या इंटरनल कंट्रोल कंसीडर नहीं करते। कंट्रोल कैसा भी हो, कंट्रोल कैसा भी हो, आईआर विल बी कंसीडर्ड बिफोर कंसीडरिंग द एक्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। IR will be considered before considering any existence of internal control। मैंने पहले भी कहा IR अलग चीज है भाई साहब, CR अलग चीज है। आपका कंट्रोल वीक हो या स्ट्रांग हो, अगर आप महंगी घड़ियां ये सब बेच रहे हो, देयर विल बी IR, देयर विल बी IR। अगर आपके ट्रांजैक्शन कैश में है, देयर विल बी IR। मतलब देयर विल ऑलवेज बी रिस्क। और वो रिस्क हमें इंटरनल कंट्रोल को देखकर नहीं तय करना। इंटरनल कंट्रोल को देखकर तो कंट्रोल तय करते हैं ना यार, इंटरनल कंट्रोल को देखकर कंट्रोल डिसाइड करेंगे। अभी इंटरनल कंट्रोल कंसीडर नहीं करना। ये रिस्क तो वो है जो इंटरनल कंट्रोल के बिना हम देखते हैं, बिना हम देखते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हम देखते हैं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कि कैश गायब तो नहीं है, एग्जिस्टेंस में तो नहीं है ऐसा गड़बड़ है। देयर विल बी अ डाउट ऑफ एन असर्शन। असर्शन याद आ रहा है बच्चों? या तो किसी ट्रांजैक्शन को लेकर डाउट है, या तो किसी बैलेंस को लेकर, या किसी डिस्क्लोजर को लेकर। पूरी पूरी बात सुनना भी। हाँ, वो मेरे स्टेटमेंट कैसा होगा, मटेरियल। एक बात मुझे बताइए, आपको लग रहा है कि इन्होंने बार बार कैश के कारण, ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कैश का बहुत 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 ज्यादा इनकमिंग है, तो इतनी बार कैश आता है इनके पास, थोड़ा बहुत सप्रेस कर देते हैं, थोड़ा बहुत सप्रेस कर देते हैं, ज्यादा नहीं, हर बार 5,000 रुपए कैश सप्रेस कर देते हैं, कैश रसीद से कम। पूरी बात सुनना, सप्रेस मतलब कम कर दिया, दिखाएगी पैसा है लेकिन दिखाएगी। अब आपको क्या लग रहा है, अगर कोई होटल 12 लाख में इनवॉइस बनाकर आपकी शादी कर रहा है 1 करोड़ में, तो क्या अपनी सेल 1 करोड़ दिखाएगा बैंक वाला? अगर मैं फेस टू फेस पढ़ा रहा था, तो क्या रियल सेल दिखा रहा हो कोई व्यक्ति? नहीं सर, जो कैश में आता है वो तो यहाँ घुमा देते ना, वो तो यहाँ घुमा दिया आपने। अब एक बात बताओ, नमस्कार, आप 5,000 रुपए हर ट्रांजेक्शन में यहाँ वहां कर देते हो, ठीक है, आपका टर्नओवर है 5 करोड़ का, ठीक है, ये सर इतना मटेरियल नहीं है, अमाउंट इतना मटेरियल नहीं है। लेकिन ऑडिटर को ऐसा लगता है ये ट्रांजैक्शन कम से कम 100 बार हुए होंगे, ऐसे ट्रांजैक्शन। सुन तो लो, ये ट्रांजैक्शन एक बार नहीं 120 बार हुआ होगा, 100 बार हुआ होगा, 6 लाख रुपए। कई बार ना मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली मटेरियल होता है और कई बार दूसरे के साथ मिलकर, कई बार मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली मटेरियल होता है और कई बार दूसरे के साथ मिलकर। शायद मैंने बताया था आपको, इसी क्लास में बताया था। अच्छा बताया, चलो अच्छी बात है, दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है। और ये सब हम देखते हैं, ये सब हमें डाउट है, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये डाउट कब होगा? ये डाउट होगा बिफोर कंसीडरिंग द कंट्रोल। ये बात ध्यान रखिए सर, कंट्रोल को मद्देनजर रख के आप ये रिस्क डिसाइड करेंगे, ये रिस्क नहीं। कंट्रोल वीक हो या स्ट्रांग हो, आईआर है मतलब है, आईआर है मतलब है। और देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि गड़बड़ी हो सकती है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी होगी, डाउट। ठीक है ना? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मींस सेल परचेज, अकाउंट बैलेंस मींस डेटर, कैश, इन्वेंटरी, ठीक है, डिस्क्लोजर आपको बताइए। क्योंकि सर इन्वेंटरी का नेचर ऐसा है कि गड़बड़ी होने के चांसेस हाई है, तो ये आईआर है, दिस इज आईआर। और सीआर की कहानी क्या है सर? सीआर की कहानी सुनोगा, सीआर की कहानी है सर कि कंट्रोल रिस्क का मतलब है अगर इंटरनल कंट्रोल है तो लेकिन एफिशिएंट नहीं है कि चीजें रोक पाए या ठीक कर पाए एमएम को।
if internal control is in existence but it is not efficient to prevent from MM or to rectify MM, ठीक है ना? इसीलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं, पहले इससे पहले पढ़ा है, एक बात याद रखिए हमेशा, जैसा इंटरनल कंट्रोल वैसा कंट्रोल रिस्क। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हुआ, कंट्रोल रिस्क अपने आप कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन इनका भी, इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ, कंट्रोल रिस्क बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन इनका भी, ठीक है? किसका रिलेशन इनवर्स है? इनवर्स रिलेशन है कंट्रोल रिस्क और एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। जैसे इंटरनल कंट्रोल, हाँ, एफिशिएंसी हाई, रिस्क कम, एफिशिएंसी कम, रिस्क हाई, ठीक है? पापा स्ट्रिक्ट रहे तो बेटा को सुधर जाए। कह रहे शिवा, बेटा कह रहे हो मतलब बेटा स्ट्रिक्ट रहे पापा सुधर जाए। चलो भैया, पता नहीं कौन, ठीक है? हाँ, ये कर लो पहले, देखो। अरे यार, मस्ती बहुत कर रहे हो। चलो, बच्चों को ना हजम नहीं होता, 1 घंटे लगातार पढ़ा दो इनको, इनकी सांस ऊपर नीचे हो जाती है। देखो, 2-4 तुमने बात पूछी, रिस्क रिस्क रिस्क, अभी कितना रिस्क, अरे तो शुरू हुआ है रिस्क, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, नहीं कल पिल्लू और उनकी सहेली आई थी, वो पढ़ाई देखकर भागी, कह रही ना 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 ना, अब तो मतलब नहीं है, ठीक है भैया? इनवर्स रिलेशन है। अरे 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 भैया, भैया पढ़ा दिया आपको, पढ़ा दिया। डीआर का, आईआर और सीआर के कंबाइंड असेसमेंट के साथ कैसा रिलेशन है बच्चों? इनवर्स रिलेशन है। जितना आईआर सीआर हाई होगा, डीआर उतना ही कम होगा, और जितना आईआर सीआर कम होगा, डीआर उतना ही हाई रहेगा। सही बात, ये पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से लिखाऊंगा मैं, इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिट रिस्क में कौन सी चीजें नहीं आ सकती? What is not, हाँ, not a part of audit risk? मस्त पॉइंट है। सुनो, एक बात बताओ, सुन लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, ठीक है? मिसस्टेटेड है। आप एक गलत ओपिनियन दे रहे हो कि नहीं जी वो ठीक है, नहीं जी वो ठीक है। सर उल्टा भी तो हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, आप कह रहे हो गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है और गलत, तब बकवास है, कर जाओ भाई। क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? ये तो राइट है। अरे मतलब कुछ नहीं कर रहे भाई, तुम कर क्या रहे हो बैठ के? क्या चल रहा है? तुम आगे जाओ 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 भाई। ऑडिटर खड़ा हुआ है, ऑडिटर कह रहा है, नहीं ऑडिटर कह रहा है तेरे फाइनेंशियल बेकार है, वो कह रहा है सुन तो नहीं, कह रहा है फाइनेंशियल बेकार है। अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल, अरे 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 अरे, फाइनेंशियल ठीक है, फाइनेंशियल ठीक है, ऑडिटर कह रहा है गलत है, ऑडिटर कह रहा है गलत है। अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल ठीक है, ऑडिटर कह रहा है गलत है, सर ऑडिटर्स नहीं मानेंगे। सही में कह रहे ऑडिटर्स सही है, ऑडिटर्स तो तब है जब फाइनेंशियल गलत है और ओपिनियन आप सही की दे रहे हो, हैं? कहां बोलोगे सर? आप कह रहे हो सब कुछ ठीक है जबकि फाइनेंशियल गड़बड़ है, ये ऑडिटर्स के। लेकिन अगर फाइनेंशियल सही है, ऑडिटर कह रहा है जी मैं तो कह रहा हूं फाइनेंशियल खराब है, तो ओपिनियन तो इनअप्रोप्रिएट वहां भी है, लेकिन फर्क ये है कि सही और गलत बता दो, सही और गलत बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क नहीं होने के। हां गलत तो सही बता दिया तो रिस्क है, तो रिस्क है, तो रिस्क है। फाइनेंशियल गलत है, आप कहते हो जी सही है, ऑडिटर्स के, क्योंकि ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज होगी ना, ओपिनियन कॉम्प्रोमाइज होगी ना आपकी। लेकिन फाइनेंशियल एकदम ठीक है, ऑडिटर कह रहा है कि फाइनेंशियल तो गलत बनाया आपने, फाइनेंशियल तो गलत बनाया आपने। तो सर उस केस में जब फाइनेंशियल ठीक है, ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल गलत बने हैं, तब ऑडिटर्स नहीं होगा, ऑडिट रिस्क नहीं होगा उस सिचुएशन में, क्योंकि फाइनेंशियल तो ठीक है ना यार। रिस्क तो तब होता कि जब फाइनेंशियल मिसस्टेटेड थे और आपने गलत ओपिनियन दे दी, ठीक है? मतलब व्हेन ऑडिटर प्रोवाइड्स एन ओपिनियन that financial statement are misstated, financial statement are misstated, but in fact they are not। भैया ऐसे नहीं करेगा, कंप्लेन जाएगी उसकी, ठीक है? आप कर रहे हो मस्ती ज्यादा, अब हो जाएगी चैट बंद, ठीक है? अब जाओ चुप। चलो देखो, एक बात बताओ, ऑडिटर के अपने पर्सनल जीवन में, ऑडिटर के किसी पिछली ऑडिट में, फॉर एग्जांपल ऑडिटर बहुत फेमस है, ऑडिटर का डिवोर्स हो गया, उसकी वाइफ उसके ऊपर केस फाइल कर रही है, ऑडिटर के पिछले क्लाइंट ने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया कि हमारा काम इंडिपेंडेंटली नहीं किया। क्या ऑडिटर के कोई पेंडिंग, क्या ऑडिटर के कोई पेंडिंग लिटिगेशन, क्या ऑडिटर की एडवर्स कोई पब्लिसिटी, क्या वो उसकी ऑनगोइंग किसी ऑडिट में रिस्क क्रिएट करेंगे क्या कि ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है? सर ऑडिटर के पिछले क्लाइंट के साथ क्या डीलिंग चल रही है उसका थोड़ी पता है आपको, ऑडिटर की पर्सनल लाइफ में क्या चीजें चल रही है वो थोड़ी पता है आपको, ऑडिटर की चीजें क्या चल रही है वो थोड़ी पता है आपको।
तो सर उस सिचुएशन में जब ऑडिटर के अपने कोई अलग मैटर्स चल रहे हैं, उस केस में आप ये थोड़ी मानेंगे कि यहाँ ऑडिट करते हुए ओपिनियन खराब हुई है, ओपिनियन खराब हो रही है। भाई या तो ऑडिटर दोषी पाया गया हो तो जाके जेल काटा होगा या तो जेल में पड़ा होगा, ठीक है ना। अगर कहीं कुछ चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है, अब उसमें कितना तथ्य है और कितना झूठ है वो तो समय आने पर पता चलेगा। जब ऑडिटर लॉयर केस लड़ेगा, सामने वाली पार्टी को घसीट के कोर्ट में ले जाएगा तो फिर समझ में आएगा कि कितना तथ्य और कितना झूठ है। तो अब ऑडिटर के साथ क्या चल रहा है वो आपके इस ऑडिट में अफेक्ट थोड़ी करता है सर। वो उसके में क्या चल रहा है, उसकी चीजों में क्या चल रहा है, उसके बिजनेस का क्या रिस्क है, उसकी फर्म के ऊपर केस फाइल हो गया, कुछ भी हो गया, उससे हमारी इस ऑडिट पर फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं बोलेंगे कि वहां कुछ चल रहा है ये हो गया। अब सर यहाँ वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और वहां पे क्या चल रहा है वो चीजें चल रही है ना पेंडिंग। अगर उसने सही में गलत किया तो जेल के अंदर बैठा होता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें अगर आगे बढ़े, मैं आपको बता रहा था दो चीज को ऑडिट रिस्क नहीं मानेंगे, दो चीज को ऑडिट रिस्क नहीं मानेंगे। एक तो मैंने आपको बताया जब वो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ जबकि वो नहीं है, गड़बड़ नहीं है। दूसरी बात कोई भी ऑडिटर के बिजनेस का रिस्क, कोई केस को, हाँ कोई एडवर्स पब्लिसिटी चल रही है, कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है सर, उससे कोई मतलब नहीं है। इवन अगर किसी और क्लाइंट का कोई केस हार भी जाता है तो यार गलत करेगा तब तो फर्क पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वो कौन सा मैटर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उससे यहाँ भी फर्क पड़ता है यार, ठीक है। अगर आपने यहाँ गलत किया होता है उससे सही में नहीं गलत किया होता, अल्टीमेटली हो जाता है, उसमें क्या दिक्कत है। देखो मैं लगता है ऐसा नहीं है डामाडोल, सीए इंस्टीट्यूट अगर आपको मेंबरशिप रिस्टोर कर देगा तो कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। बताओ जी, बिजनेस रिस्क ऑफ द ऑडिटर, business risk of the auditor like loss of litigation, any pending litigation, any adverse publicity, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। देखिए अब मैं दो तीन बातें लिख रहा हूँ, अब आप मुझे बताइए फटाफट से, एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है, फिर और भी दो बातें आखिरी बताऊंगा, पहले थोड़ा लिख लेते हैं। बताओ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सॉरी, व्हेन द ऑडिटर प्रोवाइड्स एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, व्हेन द ऑडिटर प्रोवाइड्स एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन when financial statement are misstated, ठीक है। अब ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट तीन है जी, देयर आर थ्री कंपोनेंट्स। बताइए तीन कंपोनेंट कौन कौन से? आईआर, सीआर और डीआर। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और रिडक्शन रिस्क, ठीक है जी। इनहेरेंट रिस्क का मतलब बताएंगे आप? मैं लिखता हूं व्हेन देयर इज अ डाउट ऑफ एन असर्शन। तो थोड़ा सा इसमें दो चीजें टेक्निकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं क्योंकि लिखना पड़ेगा, आपसे डेफिनेशन पूछ लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी कुछ क्योंकि 315 पार्ट है ऐसे का है तो थोड़ा सा मैं एक दो चीजें सिंपलीफाई करनी पड़ेगी, टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। विद रिस्पेक्ट टू क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, with respect to account balances, with respect to disclosure in the financial statement, ठीक, done, before considering the internal control। तो मैंने उसमें भी आपसे कहा कि बिफोर कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क that the financial statement can be misstated materially, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, आपसे पूछता है तो समझा मैंने आपको दिया, लेकिन भाई नंबर नहीं मिलेंगे उस चीज के, मैं आपको बता रहा हूं, टू बी वेरी प्रिसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहते आया हूं कि कहां क्या समझना है और कहां क्या लिखना है, ठीक है। समझ लिया लेकिन लिखा नहीं ढंग से, नंबर मिलेगा नहीं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कंट्रोल रिस्क, ये तो सिंपल है थोड़ा भाई, यही क्या है, ये लिख लो, ये बहुत है। क्या नाम है आपका भी पता? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क क्या कह रहा है देखो, कह रहे हैं व्हेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन एग्जिस्टेंस। अरे यार बहुत ही मस्ती करते हो, इज इन एग्जिस्टेंस बट not operating effectively or not competent to prevent the MM or to rectify the MM, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा था कि द रिलेशन ऑफ कंट्रोल रिस्क टू इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इनवर्स। higher the efficiency of internal control system, lower the CR, हाँ, lower the efficiency of internal control, higher the CR, ठीक है भाई, ठीक है। तीसरी बात, ऑडिटर परफॉर्म various procedures
ऑडिटर परफॉर्म वेरियस प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द एसएनए एविडेंस, थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूं, सो एज टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क, so as to reduce the audit risk to an appropriately low, acceptably low level, audit risk to an acceptably low level, but there will always be a risk, मतलब लिख सकते हैं, ढंग से लिखा नहीं होगा लाइन जो हम लिख रहे हैं, but there will always be a risk that the auditor's substantive procedure cannot detect cannot detect mm, ठीक है जी, वो थोड़ा शॉर्ट आपको इसलिए लग रहा है कि हम सब शॉर्ट में लिख रहे हैं, एफएस एमएम ये वो, ठीक है। चलिए अब बाकी मैं कोई चीज बोलूंगा, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है बच्चे, जो एग्जांपल बना हुआ है सिक्योरिटी टैग वाला, वो भी आप जनरल लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको चीजें समझ में आ गई ना, एक बार आपने ये लिख दिया ना, फिर इसके बाद एग्जांपल ऐड ऑन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, नंबर चाहिए जो करेक्ट इनकरेक्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन थ्योरेटिकल आता है, वो ट्रैक करने का आपको, ठीक है। और कैसी चीज है, बहुत बार लेट होगा, और कैसी चीज है, बहुत बार लेट होगा, ठीक है। और सुनिए, और सुनो बच्चे, हाँ, रिलेशनशिप ऑफ डिटेक्शन रिस्क with combined assessment with combined assessment with combined assessment of IR and CR। अब मेरी बात समझिए, इसको कैसे लिखेंगे सर? बहुत सिंपल तरीका लिखने का मैं आपको बताता हूं, जितना ज्यादा IR CR होगा, सब्सटेंटिव उतने ज्यादा परफॉर्म करोगे, DR उतना कम हो जाएगा, बताया था तरीका है लिखने का। से पहले क्वेश्चन बहुत आता था, आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, कंप्लायंस प्रोसीजर्स लिख देते हैं, compliance procedures, auditor concludes that IR and CR is high, then he will perform substantive procedure at a higher scale, this will leads to reduction of DR, ठीक है जी। क्या करना है बच्चे, ये बन गया फर्स्ट पैराग्राफ कि IR CR हाई हुआ तो सब्सटेंटिव भी हाई परफॉर्म करेंगे, जब सब्सटेंटिव हाई हो जाएगा तो DR ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका उल्टा लिखना, वाइस वर्सा लिखना, पूरा उल्टा लिखना इसका, ठीक है, पूरा उल्टा लिखना है, वाइस वर्सा नहीं भाई, नंबर चाहिए अपने को 3 में 3। On the basis of above discussion, we can conclude that the relationship of DR, हाँ मैंने इस तरीके से लिखा है कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लिख दें, with combined assessment of IR and CR is inverse in nature, सही बात, ठीक है, वाइस वर्सा, ठीक है, ले लेंगे। तो ये हो गया आपका ऑडिट रिस्क हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये लिख लेना जनरल आप, ठीक है। एनटीई ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर करके हेडिंग लिख देना, जनरल चीजें हैं, ठीक है, मतलब ये थोड़ी जनरल चीजें, क्या करना है, जैसे आपने बना लिया, ये लिख लिया, इसको बॉक्स में डाल दिया, इसको भी एक बॉक्स, एंटी मतलब नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, और इसको भी एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, जनरल चीजें। चलो मैं आपको एक चीज और बता रहा था यार, हाँ, आपको पता है ऑडिट रिस्क 2 लेवल पे राइज होता है, एट 2 लेवल्स, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक होता है असर्शन लेवल पे। एक बात बताओ, आपके डिस्क्लोजर में भी दिक्कत है, एग्जिस्टेंस में भी दिक्कत है, वैल्यूएशन में भी दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत है, कई सारे सेक्शन में दिक्कत है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत है, असर्शंस में दिक्कत है, कई सारी दिक्कत है। तो जब रिस्क एक असर्शन तक सीमित नहीं है, जब रिस्क कई असर्शंस को हिट करेगा, तो वहां बोलते हैं रिस्क होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। किस पे बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। दिस रिस्क इज वेरी परवेसिव, यू कैन से मोर परवेसिव, याद रहा परवेसिव शब्द, दिस रिस्क इज मोर परवेसिव, और असर्शन मतलब पर्टिकुलर चीज को लेकर है, तो असर्शन इज लेस परवेसिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिस्क मोर परवेसिव, असर्शन लेवल पर्टिकुलर असर्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मल्टीपल असर्शन, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें हैं ये, मतलब 2 चीजें इसमें और बताता हूं मैं रिस्क के अंदर, एक तो अभी पढ़ रहे हो और अभी ग्रेटर रिस्क पढ़ेंगे। इट refers to risk of MM and it will potentially affect many assertions, ठीक है ना, it will affect many assertions। और assertion लेवल पे तो किसी एक assertion पे रिस्क है तो आगे की प्रोसीजर डिसाइड करेगा उस पे क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बात बताओ, एक बात बताओ आप मुझे, आपको लगता है वैल्यूएशन में दिक्कत है, इन्वेंटरी की वैल्यूएशन में दिक्कत है, तो वैल्यूएशन चेक की, एविडेंस लिया, रिस्क कम कर दिया, तो वो रिस्क ना पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर होता है, पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर, ताकि आप आगे के प्रोसीजर डिसाइड कर पाए और प्रोसीजर से एविडेंस ले पाए, और एविडेंस मिलेगा तो अल्टीमेटली आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। ये सिंगल सेक्शन को लेकर, ये लेस परवेसिव है, दिस इज मोर परवेसिव, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है।
भाई साहब इन्होंने एक दूर कहीं जाकर एक टॉपिक दिया हुआ है, चलो पढ़ाता हूँ ये ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, अपन रिस्क ही पढ़ते हैं, कभी रिस्क टाइम लगेगा ऐसा नहीं खत्म हो गया ये, लेकिन हाँ हो सकता है 5-10 मिनट पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं रिस्क पढ़ाता हूँ सर, पहले लेक्चर में रिस्क ही चलता है, ठीक है, तो 2 घंटे सेशन थोड़ा कंफर्टेबली कर पाते हैं, टाइम लेकर चलते हैं, अदरवाइज आपकी मस्ती के अनुरूप अभी तक पता चला 2 लेवल का रिस्क छोड़ना पड़ता। ठीक, चलिए हाँ शांत थे, नहीं शांत रखा है, लेकिन असर्शन पे वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी होगा, मतलब जल्दी which is more pervasive, this relates more pervasively, if this risk is more pervasive to the financial statement, एक assertion को affect करेगा, multiple assertion को affect करेगा, this affects multiple assertions, ठीक, अच्छा ये बताओ assertion level, भाई this is less pervasive, this risk is less pervasive, ये एक assertion को affect करेगा या multiple assertion को affect करेगा? This will not affect multiple assertions, तो इस रिस्क का असेसमेंट क्यों करते हैं? आगे प्रोसीजर डिसाइड करके एविडेंस दे सके। The risk is determined to decide NTE of procedures for obtaining S&A evidence, for obtaining S&A evidence, और S&A evidence से क्या होगा? This will lead to reduction of audit risk, reduction of audit risk to a low level। मैं सही बताऊं आपको, कई बार ये दो ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं, दो ऐसे टॉपिक में, मतलब क्या बोल रहे हैं, लेकिन नंबर चाहिए बस, मुद्दा ये है सही मायने में ना असर्शन का मतलब ये है। अच्छा इन्होंने ना इन दोनों में लिखा ही नहीं कहीं, और जो नहीं लिखना था वो लिखा है, खैर हम तीनों लिख देंगे, ठीक है, खैर कुछ नहीं कर सकते सर, लोग कहते हैं ना, मतलब मैं आपको बताऊं कि चलो ठीक है थ्योरेटिकल तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत आप नीचे लिख सकते हो, लेकिन करेक्ट एंड करेक्ट से या एमसीक्यू होने से भाई डेप्थ स्टडी नहीं होगी ना, तो बड़ी मुश्किल है ऐसे 30 से 14 नंबर लाने। हाँ कोई बात नहीं शिल्पा, यही से पूछ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, पूरा मैं आपको बता रहा हूं तरीका चेंज करना पड़ता है, एक भी एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू आ गए, एमसीक्यू आ गए तो एमसीक्यू को ध्यान में रखकर ही पढ़ाओगे आप, कह रहा अपने वो रिस्क नहीं लेना, नींद खुल गई भैया इसकी, आओ बेटे रोहन कितना जूझ बन चुके हो इधर, बहुत बढ़िया, क्या भाषा है जैन साहब, ये बातें देखो क्या खुद ही आता है, समाज निकाल नहीं मिला, जबकि कह रहा मैं क्लास के बाद खाऊंगा, जो बेचारे खाते हैं जिनके आज दाल और लौकी बनी है वो बढ़ा जाएगी घर पे, छुट्टी है ना भूख लगी है, तो भाई आप थोड़ी पढ़ा रहे हो मुझे, खा लो बैठ के, उसमें क्या है, 90% बच्चे इस क्लास के दौरान खाना बता देते हैं, जब जिसके कारण कम ज्यादा समझ लेना, लेकिन कुछ बच्चों का डेडिकेशन फिर भी बहुत है, खाते अरे क्या बोले यार, अरे यार लिखना जरूरी है भाई, ठीक है, तेल गिरा लिया उसी में, लैपटॉप बेचारा खा पी रहा है वही साथ में बैठ के, तू भी खा ले, आधी रोटी तू भी खा ले, ठीक, मैं भी पहले खा के आता हूँ, ग्रेटर रिस्क ऑफ जीवन की रूपरेखा बदल जाती है, पूरा एक शाम का बैठ ले लो आप, अलग अलग ही शेड्यूल चल रहा है जीवन का, ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट, सर दो केस में रिस्क को मानते हैं ग्रेटर रिस्क, दो केस में, बस इसे आराम से बड़े प्यार से खत्म करेंगे, इसलिए शांति बनाए रखें, जल्दी खत्म हो जाएगा। सर अगर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को लेकर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कि नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, फाइनेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कर लेंगे, नहीं ऐसे करो, मैनेजमेंट बहुत सारा जोर दे रहा है मैनुअल एंट्रियों पर कि ऑटोमेटेड मत करो, मैनुअल करो चीजों को, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आ रहे हैं बार-बार टेक्निकल नेचर के, सर ये चीजें ऐसी है ना जो रिस्क क्रिएट करती है, और ये रिस्क, ये सुनना, ये रिस्क ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट है, ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट, आपने सिग्निफिकेंट रिस्क पढ़ा है, थोड़ा आगे पढ़ के वो अलग चीज है, आपने रिस्क पढ़ा है वो अलग चीज है, आपने 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 आईआरसीआर पढ़ा है वो अलग है, ये ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट, ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट होगा जब जब नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में मैनेजमेंट आपको जबरदस्ती इंटरवीन कर रहा है सर, कि नहीं ऐसे ऐसे करोगे, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, मैनेजमेंट कह रहा है मैनुअल एक्शन करोगे, मैनुअल डेटा होना चाहिए, ऑटोमेटिक तरीके से नहीं, नॉन रूटीन मतलब होता है, बात बताओ आपने आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में आपने ये फंड लिया है, आपको कहीं पे कोई ग्रांट मिली है, वो अक्सर क्यों है ना सर, साल में एक बार, 3 साल में एक बार, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन कई बार, और वैसे ही मैं मानता हूं कि नॉन रूटीन में थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना जरूरी है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हम ये आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अब बात हो गई ये तो बता रहा हूं आपको, यार एक बात बताओ आप, मेरी कंपनी है या अनअकैडमी है, बड़ी कंपनी की बात करो, अनअकैडमी ने इंटरनल कंट्रोल बना रखा होगा, लेकिन उन्हीं ट्रांजैक्शंस के लिए तो बनाओगे जो आपको पता है और जो हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन कभी हुआ ही नहीं उसके कंट्रोल कैसे बना सकते हैं सर, सोचना इस बारे में, मतलब रॉकेट साइंस की जनरल बात कर रहा हूं, यार हमें पता है ऐसा हो सकता है, ये होगा, फीस आएगी, रेगुलर पैसा जाएगा, ये होगा, यहाँ खर्चे होंगे, ये डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है, ये पता है आपको, ये होता है, ये रूटीन खर्चा है, इसको कंट्रोल ना दिया आपने, लेकिन सर रूटीन खर्चा हमेशा जरूरी थोड़ी है यार, अब रूटीन जब रूटीन खर्चा नहीं है,
तो एक बात मैं हमेशा कहता हूं, इंटरनल कंट्रोल इज नॉट डायनामिक इन नेचर। बदलते हुए हालात के साथ इंटरनल कंट्रोल अपने आप को नहीं बदल पाता। ये इंटरनल कंट्रोल की सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कंट्रोल की, कि कंट्रोल ना हमेशा आप उन चीजों के लिए बनाते हैं जो चीजें होती रहती हैं। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में कंट्रोल फेल हो जाता है। हम पढ़ेंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वहां पर आएगा कि अगर हालात बदलते हैं तो कंट्रोल इनएडिक्वेट हो जाता है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कंट्रोल जो बनता है यूजुअल ट्रांजैक्शन के लिए बनता है। ये लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस है। तो यार एक बात ये भी तो है कि आपका इंटरनल कंट्रोल नॉन रूटीन को पकड़ ही नहीं सकता, तो रिस्क तो होगा, वो ग्रेटर रिस्क होगा। ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, मैनेजमेंट का बहुत सारा इंटरेस्ट मैनुअल डेटा कलेक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल इंटरनेशनल एफआईसी वो समझ नहीं आता जनरली, वहां पर रिस्क जो होगा ग्रेटर रिस्क होगा। तो कई बार मैनेजमेंट बड़ी चालाकी करता है, कहता है जी एक काम करो, ऐसे कैलकुलेशन ऐसी चीजों को लेकर आओ जो रेटर ढंग से समझ पाए, और वाला जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका क्या समझेगा। चौथा पॉइंट ये कहता है जी आप जब भी कंट्रोल बनाते हैं रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए बनाते हैं। एक बात बताओ, अब बात करो आप यथार्थ की, यथार्थ की बात करते हैं घर की। अब यथार्थ का पता है घर वालों को, बहुत ज्यादा फोन चलाता है, घूमने जाता है, ये करता है, वो करता है, पैसे खर्च करता है, तो उसको लेके कंट्रोल बना रखा है उन्होंने, कंट्रोल बना रखा है कि बहुत टाइम पे जाने मत देना, इतने इससे पैसे पॉकेट मनी में दो, बार-बार फोन करो, जहां कहीं वीडियो कॉल करो, कहां पे तो कंट्रोल बनाया हुआ है, कंट्रोल बनाया हुआ है। लेकिन सर एक दिन यथार्थ आया और कहता है नमस्ते अम्मी, आशीर्वाद दीजिए, ये बहू है आपकी। तो भाई ब्याह करके आ गया वो, शादी, वो एक नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, उसको उसके लिए घर वाले प्रिपेयर थोड़ी थे, और घर वालों को पता नहीं था ऐसा कर सकता है इस वाली उम्र में बेचारे। ये एक नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, ये एक नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है जिसके लिए घर का इंटरनल कंट्रोल तैयार नहीं था, जिसके लिए घर का इंटरनल कंट्रोल तैयार नहीं था। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल हमेशा रूटीन चीजों के लिए होता है। कह रहा है कुछ ज्यादा ही नॉन रूटीन हो गया, नहीं नहीं इतना ठीक कैसी कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है चल भाभी से मिलाओ भाई, भैया उसे तो मिल लेने दो ढंग से, चलो आगे बढ़ते हैं। डन है भाई, स्पीकर लगा कर रखता है इसमें। सर शादी में जरूर आना, भैया शादी हो गई आपकी, बिना शादी के थोड़ी आशीर्वाद लेने आ जाओगे। चलो डन। तो चार चीजें हैं जी। अच्छा ये बताओ सर, ये हमने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पढ़ा था, आपको याद होगा 701 के अंदर, अरे बच्चों 701 के अंदर जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर, वहां हाँ वहां रिस्क विल बी ग्रेटर रिस्क। कई बार फेयर वैल्यू को लेकर जजमेंट लगेगा, थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं जजमेंट, कई बार वैल्यूएशन भी होती है, आपकी कंपनी वैल्यूएशन या फंडिंग रेज कर रहे हो, तो सर वो एक नॉर्मल जजमेंट नहीं है, वो जजमेंट है कॉम्प्लेक्स नेचर का, तो वहां रिस्क होगा ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, पहली बात, जब रिस्क जब जजमेंट होगा एस्टिमेट और अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर, जब जजमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नेचर को लेकर, ये दोनों ही जजमेंट क्या फॉर्म करेंगे, ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट। ये प्रॉपर तरीके से लिखूंगा, ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है जी, इसे कहते हैं, पहला है नॉन रिटर्न ट्रांजैक्शन और दूसरा है सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। ठीक है, दूर कहीं फेंका हुआ है इस टॉपिक को उठा के, लेकिन मेरे ख्याल एक दो टाइम पहले क्वेश्चन आया शायद यहाँ से, दोनों ही कार्ड पे आया होगा, दिसंबर में आया है या जुलाई में आया है, ऐसा आया। ठीक है, आया है कुछ, हाँ जहां तक मुझे याद आ रहा है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है, अगर आप अकाउंटिंग एस्टीमेट फॉर्म करेंगे, तो मैं ये बात समझा चुका हूं, दिस इज अ सिग्निफिकेंट जजमेंट, कि भाई ऐसे की यूजफुल लाइफ कितनी है, कि आप ये जीतने वाले हैं हारने वाले हैं पेंडिंग केस को लेकर, तो यहाँ मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट जजमेंट लगता है, तो रिस्क हमेशा ग्रेटर रिस्क होगा। और जब मैनेजमेंट को जजमेंट फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स चीजों को लेकर, तो वहां भी ग्रेटर रिस्क होगा, मैं लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए लास्ट है ये ग्रेटर रिस्क ऑफ स्टेटमेंट। दो चीजें कौन कौन सी, पहला है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन, वो कह रहा है फिर रिस्क खत्म, कह रहा है रिस्क कभी खत्म नहीं होता। सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, यहां चार चीजें थी, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन जीएमआई फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जीएमआई फॉर मैनुअल डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। देखो यार मैनुअल चीजों में रिस्क तो बढ़ता ही है, कल भी पढ़ेंगे हम इस बात को। तीसरा बताओ जरा, तीसरा है सर, हाँ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, और लास्ट है कि इंटरनल कंट्रोल इतना इफेक्टिव नहीं होगा नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन को लेकर, इंटरनल कंट्रोल विल नॉट बी सो इफेक्टिव फॉर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। अच्छा यहां दो चीजें, पहला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लेकर फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव जजमेंट्स। ये ठीक है, मैंने आपको टोटलिटी में क्या क्या पढ़ाया, देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूं, ठीक है, आपको लिखना भी बहुत ज्यादा नहीं है यार, ये समझने वाली बातें ज्यादा थी। फर्स्ट स्लाइड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यस नहीं, ठीक है,
अभी लिखवा देता हूँ भाई, काइंड्स ऑफ इंडिपेंडेंस अभी लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। सच किया कायल, अर्ज किया है शेर काटने से होते हैं घायल, बाबा जी की खूबसूरती पर दुनिया कायल। इससे बढ़िया तो बोलते हैं बाबा की खूबसूरती पर दुनिया कायल, कायल थोड़ी बोलेंगे, एक तरफ घायल कायल बोलना चाहिए आपको, पुरुष की नजरें। बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। और क्या लिखा भाई? हाँ लिख दो ईशान भाई, कोई दिक्कत नहीं, आग लगा देंगे। सुरक्षित काले बाबा के बाद बाबा सबसे बेमिसाल, अच्छा लगे तो शेयर करें, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। आप भी की कैटेगरी में आइए, मतलब यथार्थ का लिखा है, तीतर के दो ऊपर तीतर, तीतर के दो नीचे तीतर, बोलो कितने तीतर, बाबा हमारे सबसे ऊपर। जो बचे कुछ बाल ना वो चले जाएंगे। खतरनाक। ये तुमको यही मिलने का सा दिख रहा है, क्या क्या बेचते रहते हो यार। तभी बोलो कि सारे बच्चे क्यों रहते 14 को क्लास रख दो, विलियम शाले ऐसी शालियां मारते हो तुरंत दब जाते हो 2 मिनट में। भानु कहती कौन सी क्लास थी? हाँ टेस्ट वेस्ट रखते हैं क्लास संडे को, देखते हैं हम शायर बन सकते हैं। शायर बनोगे क्या? भेज रहे नलायक, नलायक। क्या हम शायर बन सकते हैं? क्या हमारी बंदी बन सकती है? इसलिए सब्सक्रिप्शन दिया ना आपने, टीचर से पूछो क्या हमारी बंदी बन सकती है। भाई क्लास की और टीम होती है, क्लास की और करती है, बीच में कुछ बोलते सुनेंगे मेरे बच्चे, क्या डाउट पूछ रहे हैं भाई, बहुत ही डाउट भेज रहे हैं। हाँ लो भाई लिखो, बताओ भाई इंडिपेंडेंस दो तरह की, जल्दी बोलो बच्चों। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, independence in appearance. Orators should not be influenced by any other person. He shall be objective and shall follow, he shall form his opinion with proper integrity. और इंडिपेंडेंट अपीयरेंस से मतलब क्या है? Orator should avoid the situation or circumstances which creates a doubt among third party, which creates a doubt among third party regarding third party, that orator's independence is compromised. To have faith of public in orating, he shall not only be independent but shall appear independent. बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मजे लो जीवन के। क्या बोल रहा है नारायण, कह रहा है मेरा डाउट देखो बहुत जोर से आ रहा है, बाय बाय। एक इतने डाउट में समझ नहीं आ गया, डाउट का